आज हम लोग क्लास 10 का बायोलॉजी एक्सरसाइज 6 है जनन। अभी तक हम लोग देखे पोषण की बहुत सारी विधियां हैं, जिसमें से आपको उत्सर्जन है ना, पोषण में उत्सर्जन और जनन भी एक महत्वपूर्ण प्रकार बताया गया है। इसमें जनन का मतलब होता है अपने जैसे जीवों को जन्म देना। जनन दो प्रकार का होता है, एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे मनुष्य में अलग अलग तरह के जीव जंतु हैं, एक नर और एक मादा। नहीं, जानवरों में भी एक नर और एक मादा होता है, लेकिन अलैंगिक जनन में नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती। इसे पेड़ पौधे है ना, वो बाह्य तरीके से भी विशेषित होते हैं, है ना। तो आज हम लोग जनन के बारे में जानेंगे कि जनन कैसे होता है, जनन कितने प्रकार होते हैं, है ना। तो पहला नंबर प्रश्न आप लोग लिखिए। पहला नंबर प्रश्न लिखिए, जनन किसे कहते हैं? जनन किसे कहते हैं? जनन कितने प्रकार के होते हैं? जनन किसे कहते हैं? जनन कितने प्रकार के होते हैं? जनन किसे कहते हैं? जनन कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर लिखिए। जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, उसे जनन, पोस्ट में रिप्रोडक्शन, जनन, रिप्रोडक्शन कहते हैं। फुल स्टॉप। जीवों में जनन मुख्यतः दो प्रकार से होते हैं। पहला लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। हेडिंग चेंज करके लिखिए। पहला पॉइंट लैंगिक जनन लेकर के कंसर्न। जनन की वह विधि जिसमें नर एवं मादा जनन अंगों की भागीदारी आवश्यक होती है, लैंगिक जनन कहलाती है। लैंगिक जनन कहलाती है। फुल स्टॉप। यह जनन मुख्य रूप से मनुष्य और जानवरों में यह जनन मुख्य रूप से
मनुष्य और जानवरों में होता है। फुल स्टॉप। हेडिंग चेंज। अलैंगिक जनन जनन की वह विधि, अलैंगिक जनन देखिए टिप्पणी से दीजिएगा। जनन की वह विधि जिसमें नर एवं मादा जनन अंगों की भागीदारी नहीं होती है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। फुल स्टॉप। अतः एकल जीव प्रायः अलैंगिक जनन ही करते हैं। एकल जीव प्रायः अलैंगिक जनन ही करते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट इत्यादि। फुल स्टॉप। पैरामीशियम ईस्ट कैसे होता है, ईस्ट इत्यादि। अब इसमें लैंगिक जनन में क्या होता है कि डीएनए, एक वर्ड है डीएनए, डाइऑक्सीन्यूक्लिक एसिड इसको कहते हैं हम लोग। क्या होता है कि प्रत्येक मनुष्य में उनके पिता या माता द्वारा डीएनए जाता है। अगर कोई पता करता है कि ये इसके पिता हैं, बच्चा का पिता है या नहीं, तो उसका डीएनए टेस्ट होता है ना। एक डीएनए एक कण होता है जो प्रत्येक मनुष्य के शरीर में अलग अलग पाया जाता है। अगर उसका पिता से उसके पुत्र में जाता है, माता से उसके पुत्र में जाता है, डीएनए है ना। डीएनए से पता चलता है कि वो किसका पिता है या नहीं। लिखिए इसी संबंध में प्रश्न नंबर 2। डीएनए प्रकृति का डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है? डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है? तो लिखिए डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में निम्न महत्व है। पहला नंबर लिखिए डीएनए प्रतिकृति बनने से विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। फुल स्टॉप। विभिन्नताओं से जैव विकास होता है।
होता है, फुल स्टॉप। दूसरा पॉइंट, डीएनए, दूसरा पॉइंट, डीएनए प्रतिकृति बनने से, डीएनए प्रतिकृति बनने से कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन होता है जो प्रजनन के लिए आवश्यक है, आवश्यक है, फुल स्टॉप। जैसे समाप्त हो गया। अब हम बताना चाहते हैं कि अलैंगिक जनन में क्या होता है कि बहुखंड, जैसे अमीबा, अमीबा अपने बच्चे को जन्म नहीं देता, वो क्या करता है, अपने शरीर को टुकड़े टुकड़ों में बांट लेता है ना। एक अमीबा अपने शरीर को क्या करता है, टुकड़ों में बांट लेता है, उससे नए अमीबा का जन्म नहीं। उसी तरह से उसको, इसमें भी एक है बहुखंड। बहुखंडन मतलब एक जीव बहुत सारे जीवों में खंडित होकर क्या करते हैं, अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करते हैं, है ना। बहुखंडन में भी मुकुलन है ना। आपको जब पढ़िएगा इसमें तो टोटल दिया जाएगा। बहुखंडन में अमीबा में बहुखंडन होता है ना, विखंडन होता है, ऐसे जीव, पैरामीशियम है, उसी तरह से मुकुलन भी होता है। सबका चित्र आपके बुक में दिया गया है, आप एक बार इसको रीड करके देखिएगा। प्रश्न में लिखिए 3, प्रश्न नंबर 3, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर लिखिए। द्विखंडन बहुखंडन से, द्विखंडन बहुखंडन से निम्न प्रकार भिन्न है। पेज को 2 भाग में बांटे, पेज को 2 भाग में बांटे। एक तरफ लिखिए द्विखंडन, ज्यादा बड़ा नहीं लिखिएगा, तीन का लिखेंगे। एक तरफ लिखिए द्विखंडन, दूसरा तरफ लिखिए बहुखंडन। द्विखंडन में पहला पॉइंट लिखिए, इस विधि में एक कोशिका दो अनुजात कोशिकाओं में समान रूप से विभाजित होती है। बहुखंडन में लिखिए, इसमें एक कोशिका बहुत सी कोशिकाओं में, इसमें एक कोशिका बहुत सी कोशिकाओं में समान रूप से विभाजित होती है। द्विखंडन में दूसरा पॉइंट लिखिए, यह सामान्य परिस्थितियों में होता है। यह सामान्य परिस्थितियों में होता है। यह सामान्य परिस्थितियों में होता है। बहुखंडन में लिखिए, यह विषम परिस्थितियों में होता है। परिस्थितियों में होता है। द्विखंडन में तीसरा पॉइंट लिखिए,
यह एक तल में होता है, यह एक तल में होता है। बहुखंड में लिखिए, यह विभिन्न तलों में होता है, यह विभिन्न तलों में होता है। फुल स्टॉप। ये प्रश्न समाप्त हो गया। आप लिखिए तीसरा नंबर, चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न लिखिए, बीजाणु जनन, बीजाणु जनन से जीव, बीजाणु जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित, बीजाणु जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, लाभान्वित, लाभान्वित होते हैं। अब हम बता दें कि बीजाणु जनन क्या होता है। बीजाणु जनन एक राजो क्या करते हैं इसमें, जैसे एक जीव जो है बीजाणु धानी फट कर बहुत सारे जीवों का निर्माण करता है। जैसे दिया हुआ इसमें इस प्रकार का जीव, छोटी छोटी गोल हल्की रचनाएं होती है। सुनी होगी, जैसे आपको बात करें सिम्मल का पेड़, उसमें देखिए होंगे आप लोग रुइयाँ उड़ता रहता है। नहीं, आप लोग जो देखते हैं तो उसमें क्या है, यार तोड़ कर देखना ध्यान से, उसमें छोटा छोटा बीज होता है। रुइया के जैसा नहीं गोल गोल उड़ता रहता है, व्हाइट कलर का, उसमें दिया होता है। तो क्या होता है, किसी में जो फटता है तो बहुत सारे जीव उसमें परवल की तरह रहता है सर, लंबा है ना। फटने के बाद इसमें से बहुत सारे क्या निकलते हैं, उसमें बीज निकलते हैं। और बीज क्या करता है कि अपने चारों तरफ रुइया के आकार का हल्का जो है कांटा के जैसा उसमें लगा हुआ रहता है। फटता है वो उड़ने लगता है, नहीं बच्चा सब उसको पकड़ता भी है, बहुत सुंदर लगता है देखने में। अब वो जहाँ पर गिरता है और जहाँ पर उग गया वहाँ पर क्या होता है, पानी अगर पड़ता है तो पेड़ उग जाता है। तो एक जो फल जो है फटने के बाद बहुत सारे बीजों को उत्पन्न करते हैं, उसको बीजाणु जन करते हैं। उत्तर लिखिए, बीजाणु जनन, बीजाणु जनन एकल जीवों में, चौथा कब लिखा रहे हैं, बीजाणु जनन एकल जीवों में, एकल जीवों में बहुतायत, एकल जीवों में बहुतायत में पाई जाने वाली अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन की विधि है। इसके द्वारा एक साथ कई जीवाणु विकसित होते हैं, तो बीजाणुधानी विकसित होते हैं तो बीजाणुधानी के फटने पर, बीजाणुधानी के फटने पर दूर दूर तक उड़कर चले जाते हैं। बीजाणुधानी के फटने पर दूर दूर तक उड़कर चले जाते हैं, फुल स्टॉप। वहां से पुनः नए नए जीवों को, वहां से वे पुनः नए नए जीवों को उत्पन्न करते हैं, फुल स्टॉप। इस प्रकार इन जीवों की आबादी अचानक बढ़ती है तथा कुछ जीवाणुओं के नष्ट हो जाने पर भी
कुछ जीवाणुओं के नष्ट हो जाने पर भी स्पीशीज का अस्तित्व बना रहता है। स्पीशीज का अस्तित्व बना रहता है, बना रहता है। मान लिया जाए वो पेड़ से जो बीज होता है वो उड़ के निकल जाता है, नहीं स्टॉप हो गया। अब हम इसी तरह कि कोई बीज उड़कर चला जाता है ना, तो भले वो पेड़ समाप्त हो जाए लेकिन उसका बीज जो उड़ता रहता है वो जहाँ पर गिरता है वहाँ पर उसका जो दीवार में चिपक कहीं पर भी उसका जो बीज के कारण वो नया पौधा उगाता है। पानी हाँ, इससे पानी पड़ेगा, जमीन के अंदर चला जाएगा, जमीन पर गिर जाएगा, जिससे कि वो पीपल का पेड़ कभी कभी दीवार पर उठ जाता है, नहीं बरगद का पेड़, इसका बीज उड़ता रहता है हवा के माध्यम से। नहीं चलिए प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 लिखिए। कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है? कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। अब कायिक प्रवर्धन क्या होता है? कायिक प्रवर्धन से भी आप बहुत सारे पेड़ों को उगा सकते हैं। पहला एग्जाम्पल देते हैं आलू। आलू में देखिएगा कुछ दिन में उसमें क्या निकल जाता है, प्रभाव निकल जाता है, नहीं, और उसको उस जगह से काट दीजिए, उसको रोक दीजिए तो उसमें क्या निकल जाता है, पेड़ निकल जाता है। इसी तरह से आप बात करें प्याज का, प्याज में भी निकल आता है पत्ती, उसको काट दीजिए, उसको रोक दीजिए, क्या निकल जाएगा, नया पौधा निकल जाएगा। उसी प्रकार से आप सोजन की बात करें, सजमन जिसको हम लोग कहते हैं, उसका भी काट दीजिए, लगा दीजिए। इसके बाद गुलाब की बात करें, गुलाब का पौधा, उसका कोई अंग काट कर लगा देते हैं, नहीं, ऐसे बहुत से पौधे जिसे कायिक प्रबंधन किया जाता है। तो उत्तर लिखिए। कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि हेरिटेज के पहला नंबर, ऐसे पौधों में, क्योंकि हेरिटेज के पहला नंबर, ऐसे पौधों में शरीर के वर्धी ऐसे होता है, वर्धी भागों के माध्यम से नए पौधे उत्पन्न करने की क्षमताएं होती है। नए पौधे उत्पन्न करने की क्षमताएं होती है। फुल स्टॉप। दूसरा पॉइंट, कायिक प्रवर्धन द्वारा विकसित किए गए पौधों में फूल और फल शीघ्र आते हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा विकसित किए गए पौधों में फूल और फल शीघ्र आते हैं। फुल स्टॉप। तीसरा पॉइंट,
कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में सभी पैतृक गुण पाई जाती है। पैतृक गुण पाई जाती है। पैतृक गुण पाई जाती है। फुल स्टॉप। ये क्वेश्चन समाप्त, आंसर समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 लास्ट लिखिए। डीएनए की प्रतिकृति डीएनए की प्रतिकृति बनना जनन के लिए आवश्यक क्यों है? आवश्यक क्यों है? प्रतिकृति का मतलब क्या होता है? कॉपी नहीं, माता पिता से उसके बच्चों में क्या होता है? कुछ सिमिलर क्षमताएं जाती है, गुण जाता है माता पिता से अपने बच्चों में। कभी सुना होगा कि ये तो मम्मी के जैसा है, बच्चा के बारे में सुना होगा ये मम्मी के जैसा है। कुछ न कुछ गुण, कुछ न कुछ क्वालिटी अपने माता पिता से अपने बच्चों में आती है। कुछ सुने होंगे कि 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है मनुष्य में, मतलब 46। तो कुछ गुणसूत्र माँ से आता है, कुछ गुणसूत्र पिता से आता है बच्चों में। तो कहता है कि यह माँ के जैसा है, तो कोई कहता है हाथ पिता के जैसा है, हाइट पिता के जैसा है, तो मुँह मम्मी के जैसा है। ऐसा सुने होंगे कि नहीं सुने, है ना? तो बच्चे का जो क्वालिटी होता है उसके माता पिता से क्या होता है? डीएनए के कारण ही होता है। कोई कहता है कि हम इसके पिताजी नहीं हैं, तो क्या चीज़ होता है? टेस्ट फिल्म सब में देखे होंगे, तो क्या होता है? डीएनए टेस्ट होता है ना? उस टेस्ट में क्या होता है कि माता पिता का भी डीएनए लिया जाता है और बच्चा का भी डीएनए लिया जाता है और दोनों में सिमिलर किया जाता है। मतलब क्या गुण से अगर मान लिया जाए 23 से ज़्यादा अगर गुण उसमें पाया गया उसके पुत्र में, माता से या पिता से, है ना, तो उसको पता चल जाता है कि इसका पुत्र है। अगर सिमिलर नहीं मिला, बहुत सारे गुण क्वालिटी, एक भी नहीं मिला तो ब्लड से चेक होता है, एक भी नहीं मिला तो ऐसा तो नहीं है, उसका पिता नहीं है, सबका डीएनए अलग अलग तरह का होता है। ठीक है, डीएनए का मतलब डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। जैसे उसके पापा और बेटा दोनों का कुछ भी नहीं मिला तो उसका पिता नहीं है, होगा तो भी ऐसा का संभव ही नहीं है। संभव नहीं, ऐसा आज तक संभव ही नहीं हुआ है कि माता पिता से उसके बाल बच्चे में डीएनए या नहीं गया। तब क्वेश्चन तब पूछे, ऐसा हाँ पूछ ली, अच्छी बात की है, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता। ठीक है, आज तक वैज्ञानिक नहीं हो पाया ऐसा जो बोल रहे हैं। ये कुछ ना कुछ क्वालिटी उसमें पाया ही जाए, बहुत सारे सिमिलर चीज मिलेंगे, इससे प्रूव हो जाता है। तो चलिए उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है? क्वेश्चन कि डीएनए की प्रतिकृति बनना जनन के लिए आवश्यक क्यों? उत्तर लिखिए डीएनए, उत्तर लिखिए डीएनए अणुओं में शरीर की डिजाइन से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं होती है जिनके अनुसार शरीर की वृद्धि और उसका विकास होता है फुल स्टॉप। डीएनए की प्रतिकृति बनने से नई कोशिकाओं में भी एक डीएनए चला जाता है। सर विकास होता है, डीएनए चला जाता है तथा
वह पूर्ण जीव के रूप में तथा वह पूर्ण जीव के रूप में विकसित हो सकती है, विकसित हो सकती है अथवा उसके विकास में योगदान दे सकती है, उसके विकास में योगदान दे सकती है। फुल स्टॉप। डीएनए के बिना कोशिका जीवित नहीं रह सकती है। फुल स्टॉप। इससे पहले मैथ में एक्सरसाइज 4.3 पेज नंबर 97 में आपको तीसरा का पहला तक द्विघात समीकरण में बताया जा चुका है, तीसरा वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे तीसरा का दूसरा, इसको भी द्विघात समीकरण के रूप में पहले हम लोग इसको बनाएंगे। बताइए इसका लघुत्तम कितना होगा? दूसरा होगा x प्लस, ध्यान से देखिए, पहले देखिए इसको करिएगा। ये आपका लघुत्तम आ गया एलसीएम। अब भाई x प्लस 4 से x प्लस 4 कट गया, क्या बचा? x माइनस 7, ये कट गया, बराबर 11/30। यहाँ हो गया x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 बट्टा। अब इसमें गुना करिए, x को x से गुना करेंगे, x स्क्वायर, x को 7 से गुना करेंगे, 7x, 4 को x से गुना करेंगे, 4x माइनस 28, 11/30। x कट गया, माइनस 11 माइनस 11 x स्क्वायर, 7 में से 4 गया 3x माइनस 28, 11/30। 11 से 11 कट गया, ऊपर से ऊपर भी काट सकते हैं, गुना करिएगा तो कट ही जाएगा। अगर नीचे नीचे भी रहे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो 11 लघुत्तम इधर हुआ, 11 इधर हुआ, 11 से 11 कट जाएगा, तो ऐसे भी आप काट सकते हैं, आसान हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर माइनस 30। उठाकर इधर ले आएंगे, प्लस 30 स्क्वायर, 30 में से 28 चला गया तो कितना बचेगा? 2। या तो आप गुणनखंड से कर लीजिए या आप क्या कहते हैं डी से कर लीजिए, तो आसान है तो डी से कर लेते हैं, सॉरी गुणनखंड से कर लेते हैं। ज़्यादा बड़ा रहता है तो जब इसका हम क्या बोलते हैं, जब गुणनखंड न निकले तब आप उसका जी का इस्तेमाल करें। अगर गुणनखंड निकल जाता है तब आप गुणनखंड से क्या कहते हैं, गुणनखंड विधि से बना सकते हैं, डी विधि से जरूरी है। यहाँ देखिए 2 1 3 लाना है, 2x माइनस x प्लस 2 बराबर, x कॉमन लेंगे x माइनस 2, 1 कॉमन लेंगे x माइनस बराबर 0, x माइनस 2, x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2, x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1। इस तरह x का मान 2 और 1, ये आपका आंसर। अच्छा करिए। अब जो है आप लोग को क्या करना है कि आपका वर्ड प्रॉब्लम इसके बाद स्टार्ट करा। वर्ड प्रॉब्लम के लिए आप एक पेज पर एक क्वेश्चन को लिखेंगे। क्या करेंगे? एक पेज पर एक क्वेश्चन लिखेंगे और उस जगह को छोड़ देंगे। आपकी मर्जी, अगर देखिएगा गुणनखंड से बनता है तो गुणनखंड से बनाइए, या आपको डी पर बनता है तो डी पर बनाइए, दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल करें। ठीक है? तो अगर गुणनखंड पहले कोशिश करिएगा गुणनखंड पर बनाने का, और एक पेज पर जब आप लोग बना के आइएगा तो अगला वीडियो में आपको बताया जाएगा पूरा का आंसर निकला या नहीं निकला। पहले हम सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम का समीकरण बनाकर छोड़ देते। पर ये सवाल क्या है? 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष के पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो रहमान की आयु ज्ञात कीजिए। माना कि रहमान की आयु बराबर x वर्ष। अब करेंगे 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व रहमान की, पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले x माइनस 3, और 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु। पश्चात करा तो जोड़ देंगे, है ना? अब बता दें आपको, दोनों में वर्ष लग गया। अब कह रहा है क्वेश्चन कि
आयु के व्यतिकर्म का योग। व्यतिकर्म का मतलब उल्टा होता है। आयु के व्यतिकर्म का योग आपके बुक में दे दिया 1/3 1y(x - 3 1y(x + 5 बराबर 1/3 लघुत्तम आएगा x + 5 x - 3 1/3 x मिलकर क्या बन गया 2x 5 में से 3 गया 2 x को x से गुना x² + 5x 3x - 15 बराबर 1/, तो ये हो गया 2x + 2 बट्टा x², 5 में से 3 गया 2x - 50 बराबर 1/3 क्रॉस करेंगे x² + 2x - 50 बराबर 6x + 3 गुना 6 उठाकर इधर लाइए x² + 2x - 50 -6x -6 बराबर 0 x² 6 में से 2 गया कितना 4x 15 6 21। आप लोग को घर से इसको बना के सॉल्व करके रहमान किया जाना, इसलिए जगह छोड़ दीजिए पेज पर। 5 नंबर आपकी बुक में दिया है। एक क्लास टेस्ट में शेफाली को गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग 30 है ना, और यदि गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते उसके अंकों का गुणनफल 210 होता। उनके दोनों विषय में प्राप्त अंक का अंक ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं गणित में प्राप्त अंक, माना कि गणित में प्राप्त अंक बराबर x, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त अंक देखिए होता क्या है, अंग्रेजी में टोटल मिला के 30 है, तो अगर 30 में से x घटा देंगे तो ये प्राप्त हो गया अंग्रेजी में। अब गणित में पूछ रहा है, अब गणित में प्राप्त अंक कितना पूछ रहा है आपको, 2 अंक अधिक होते तो x + 2, और अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना हुआ 3 अंक कम मिले होते नहीं, इसमें क्या करेंगे हम लोग 3 अंक कम कर देंगे, तो 27 - x प्रश्न से अंकों का गुणनफल, अंकों का गुणनफल आपके बुक में दे दिया है 210, आपको करना 210, तो आपको क्या करना है गुना करना है x + 2 और 27 - x बराबर 210 गुना करेंगे x को 27 से, 27x - x², 27 गुना 54 - 2x बराबर 210 -x² 27 में से 2 चला गया 25x + 54 यहाँ -210 बराबर 0 x² + 25x घटाएंगे 10 में से 4 गया 6 10 में से 5 गया 5 बच गया 156 बराबर 0। अब इसका गुणनफल करके आप लोग घर पर इसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक आयताकार खेत है, एक आयताकार खेत है, इसका विकर्ण हो गया सबसे छोटी भुजा को चौड़ाई मानते हैं, सबसे छोटी भुजा को क्या मानते हैं चौड़ाई। क्वेश्चन आयताकार खेत का विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, विकर्ण कितना है 60 मीटर अधिक है, और बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर ज़्यादा नहीं, तो मान लेते हैं, माना कि छोटी भुजा बराबर क्या बनेगा x, विकर्ण बराबर x + 60, बड़ी भुजा x + 30 मीटर में है। अब हम लोग जानते हैं कि ये एक त्रिभुज बन गया नहीं, तो ऐसे भी आयत का विकर्ण बराबर होता है, आयत का विकर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई स्क्वायर और प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ये सूत्र होता है। अब आइए विकर्ण आपका हो गया x + 60, लंबाई हो गया x + 30 और चौड़ाई हो गया x का होल स्क्वायर, इसको a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ दो
छूटेगा ए स्क्वायर प्लस 2 गुने एक्स गुने 60 प्लस 60 का होल स्क्वायर। इधर करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2 गुने एक्स गुने 30 प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर करेंगे एक्स स्क्वायर 60 गुना 100 20 एक्स 3600 एक्स स्क्वायर प्लस 60 एक्स दिया 900 प्लस एक्स स्क्वायर। उठा के सबको इधर लाइए 3600 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 60 एक्स माइनस 900 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कट गया, एक एक्स स्क्वायर बचा माइनस एक्स स्क्वायर 120 में से 60 घट जाएगा 60 एक्स और 3600 में 900 घट जाएगा 16 में से 9 2700। अब इसको गुणनखंड द्वारा आप लोग बना सकते हैं घर पर, जगह छोड़ दीजिए इसके लिए। 7 नंबर प्रश्न है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का जो वर्ग है बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं याद कीजिए। तो मान लेते हैं, माना कि बड़ी संख्या बराबर क्या होगा x। छोटी संख्या का वर्ग जो है वो बड़ी संख्या से कितना गुना हुआ 8 गुना है ना। छोटी संख्या का वर्ग क्या है बड़ी संख्या से 8 गुना। अब अगर हम लोग को छोटी संख्या निकालना है, वर्ग का मतलब होल स्क्वायर होता है, तो इधर क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा, इधर क्या चढ़ जाएगा। अगर वर्ग हटा देते इधर से क्या वर्ग में रूट हो गया। अच्छा 8 गुना है बड़ी संख्या का 8 गुना, तो बड़ी संख्या क्या माने x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा छोटी संख्या क्या हो गया 8x हो गया रूट अंडर 8x। कह रहा है ना कि छोटी संख्या का जो वर्ग है बड़ी संख्या से कितना है 8 गुना है, तो इसका मतलब बड़ी संख्या का 8 गुना, तो बड़ी संख्या x माने तो छोटी संख्या बराबर रूट अंडर 8x हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का क्या है अंतर 180। तो बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, बड़ी संख्या क्या है आपका x और छोटी संख्या क्या है रूट अंडर 8। दोनों का वर्ग कितना हो गया 180। एक्स स्क्वायर रूट हट जाएगा इसका एक्स बचेगा ना, पूरा का रूट है ना, क्या बचेगा 8x माइनस 180 बराबर 0। अब इसका क्या कर देंगे गुणनखंड कर देंगे। 8वां नंबर इसके लिए जगह छोड़ दीजिएगा आप लोग। 8वां नंबर एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लगता है। याद रखिएगा जब स्पीड बढ़ाइएगा तो समय कम लगेगा, स्पीड कम करिएगा तो समय ज़्यादा लगेगा। तो मान लेते हैं, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी आपके बुक में दे दिया है 360 किलोमीटर। समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा चाल, दूरी हो गया 360 बट्टा x आवर घंटा। अब कह रहा है यदि चाल 5 किलोमीटर अधिक कर दे, यदि रेलगाड़ी की चाल कितना किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दे तो वही दूरी को तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। दूरी बट्टा चाल 360 बट्टा x प्लस 5। अब प्रश्न से इसमें ज़्यादा समय लगेगा और इसमें कम समय लगेगा। दोनों का अंतर 1 घंटा। आपकी बुक में दे दिया 1 घंटा कब समय लेती है, लघुत्तम आएगा x इंटू एक्स प्लस 5। एक्स कट गया 360 x प्लस 5, x 5 से कट गया 360 x बराबर 1। अब यहाँ पर गुना करिए 360 को x से 360 1800 माइनस 360
बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1। यहाँ 360 से 360 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बराबर 1800 प्लस 5x माइनस 18। इस तरह से इसके लिए भी जगह छोड़ दीजिए। अगला वीडियो में आपको इसका आंसर बताया जाएगा। पहले आप लोग इसको बनाकर देखेंगे, खुद से इसका आंसर निकालेंगे, चाहे वो गुणनखंड विधि से हो या डी विधि से। इसके बाद अगला वीडियो में आपको पूरा चैप्टर समाप्त किया जाएगा।